हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए पीछे हमने लॉ के बारे में पढ़ा था, लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, सोर्सेज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज पढ़ेंगे लॉ की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है और साथ में लॉ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लें। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें मन करता है हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं और आपके लिए और ज़्यादा डेडिकेशन से काम करें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब अभी कर लें और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अच्छी ना लगे तो भी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, हमें उसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी सपोर्ट दें, उस चैनल में जाएं, वहां जाकर उसको सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग्स को देखें। वो डेली लाइफ के ब्लॉग्स हैं, आपके डेली जो फैमिली है वो उन ब्लॉग्स को देख सकती है। बड़े ही अच्छे ब्लॉग्स हैं और फैमिली में देखने वाले ब्लॉग्स हैं, तो प्लीज़ उन ब्लॉग्स को जरूर देखें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं कि लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, या लॉ क्यों बनाए जाते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, तो सबसे पहला पॉइंट है लॉ ब्रिंग्स इक्वलिटी। मेरे दोस्तों लॉ जो है सोसाइटी में इक्वलिटी लेकर आते हैं। इक्वलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इट मीन्स दैट लॉज आर मेक्स फॉर ट्रीटिंग द एवरी पर्सन इक्वली। अगर सोसाइटी में लॉ नहीं होंगे, सोसाइटी में इक्वलिटी के लिए कानून नहीं होंगे, तो सोसाइटी में कोई इक्वल नहीं होगा। हमारे देश में इन आर कंट्री इन इंडिया आर्टिकल 14 to 18 these articles of the constitution they provides fundamental right to equality to everyone. This is law, article 14 to 18, these are the laws. और ये laws क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? Equality. Only because of laws the equality can come in the society and can be established in the society. It is only because of laws that people do not treat the other person unequally or do not डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद अदर, बिकॉज उनको पता है कि लॉ ने बोला है सभी को इक्वल ट्रीट करना है, और अगर लॉ की बात हमने नहीं मानी, कानून की बात हमने नहीं मानी, तो हमें पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। बोलने का मतलब क्या हुआ कि लॉ की वजह से, कानूनों की वजह से सोसाइटी में इक्वलिटी आती है, और इक्वलिटी आने की वजह से क्या होता है, सभी लोग इक्वल ट्रीट होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन दूर होता है। तो पहली जो कानून की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि लॉज ब्रिंग्स द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। सेकेंड, लॉज ब्रिंग्स द सिक्योरिटी। लॉ जो है वो सोसाइटी में सिक्योरिटी भी लेकर आते हैं। सिक्योरिटी कैसे कि लॉ है सोसाइटी में, तभी हम लोग बिना किसी टेंशन के फ्रीली घूम रहे हैं, हम सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई हमें थप्पड़ नहीं मार सकता, लॉ ये करना मना करता है। हमें पता है कोई हमें गालियाँ नहीं निकाल सकता, कोई निकाले तो सही, हम कानून की शरण लेंगे, उसको सजा होगी। तो लॉ जो है वो एक पर्सन को सिक्योर फील कराता है। लॉज ब्रिंग्स द सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। एक पर्सन लॉ की वजह से सोसाइटी में बिल्कुल सिक्योर फील करता है कि मैं टेंशन फ्री हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो आराम से अपने घर में सोता है, और टेंशन कौन लेता है? टेंशन लॉ लेता है, लॉ मेकिंग एजेंसीज लेती हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ कि लॉ की वजह से सोसाइटी में सिक्योरिटी एक बंदा फील करता है। दिस इज अदर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। देन लॉ हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक और पीस एंड ऑर्डर। तो लॉ जो है वो हेल्प करता है हमारा सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। एक सोसाइटी में अगर कानून नहीं होगा तो सोसाइटी विल बिकम जंगल। मैंने पहले बताया था जंगल में क्या होता है, जंगल में कोई पीस नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। जो शेर है वो हर किसी को खाता है जो उसके हाथ में आ जाता है, और सभी डर के रहते हैं। कोई मतलब जानवर भी जो है वो वहाँ पे कोई किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अगर सोसाइटी में लॉ नहीं होगा तो जो पावरफुल इंसान है वो अपनी पावर से दूसरों को डोमिनेट करेंगे। पीस कभी सोसाइटी में मेंटेन नहीं हो पाएगी, ऑर्डर कभी सोसाइटी में मेंटेन नहीं हो पाएगा, अच्छे रूप में प्रॉपर तरीके से काम कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लॉज ही नहीं है। लेकिन लॉज बने हैं, सभी को पता है उनकी लिमिट्स क्या है, सभी को पता है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, सभी को पता है उन्हें काम क्या करना है। इससे सोसाइटी में क्या होता है, पीस मेंटेन होती है, ऑर्डर मेंटेन होता है। लॉ रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ पीपल।
तो मेरे दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंस है लॉ की वो ये है कि लॉ लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। लॉ जो है, कानून जो है वो लोगों का बिहेवियर कैसे होगा ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। लॉ में लिख दिया कि आपने किसी का मर्डर नहीं करना है, यू मस्ट नॉट टू डू एनी नॉट शो टू एनी बिहेवियर विच वुड काइंड ऑफ द मर्डर ऑफ समवन, कि आपने किसी का मर्डर नहीं करना, आपने ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। तो एक पर्सन जो है मर्डर नहीं करेगा, उसका बिहेवियर रेगुलेट हो रहा है। लॉ जो है वो डिसाइड करता है कौन पर्सन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लॉ डिसाइड करता है कि हमने किसी की डेफामेशन नहीं करनी है, हमारा बिहेवियर रेगुलेट किया जा रहा है। तो लॉ जो है वो सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करता है। एक पर्सन लॉ के अनुसार काम करते हैं, लॉ से बाहर कोई नहीं जा सकता, लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। देन लॉ इज डायनामिक। मेरे दोस्तों लॉ एक डायनामिक चीज है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लॉ की बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। क्यों डायनामिक चीज है और क्यों इंपॉर्टेंस है? डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच इज चेंजेबल। लॉ इतना महत्वपूर्ण है, लॉ की जो फीचर वो इतनी महत्वपूर्ण है कि लॉ चेंजेबल है। लॉ इज नॉट स्टैटिक। एक बार जो लॉ बन गया, अब आप ये ना सोचें वो लॉ उम्र भर, लाइफ टाइम, सदियों तक वैसा ही रहेगा। वो लॉ चेंज भी हो सकता है। अगर सोसाइटी की रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रही हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो लॉ भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब लॉ की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि लॉ चेंज हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंजेबल है, ये दिस इज नॉट स्टैटिक। ऐसा नहीं है कि एक बार लॉ बन गया और वो लॉ बहुत गलत कानून बनाया गया है उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कल को अगर लोग उस कानून से सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने एजिटेशन किया, गवर्नमेंट उस कानून को चेंज कर सकती है, उसे हटा सकती है, रिपील कर सकती है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी दैट इट कैन बी चेंज्ड। इसके अलावा लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। मेरे दोस्तों सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज का मतलब है सोसाइटी में जो चेंज आता है। सोसाइटी हमेशा सेम नहीं रहती, टाइम के अनुसार सोसाइटी में चेंज आता है। इकोनॉमिक तौर पर चेंज आ जाता है, जियोग्राफिकल तौर पर चेंज आ जाता है, कभी कभी थिंकिंग, लोगों की थिंकिंग के तौर पर सोसाइटी में चेंज आ जाता है। तो सोसाइटी में जो चेंज आता है उसे सोशल चेंज बोलते हैं। मैं आपको बता दूं सोशल चेंज आने की बहुत सारी एजेंसीज हो सकती हैं, मेथड हो सकती हैं। तो लॉ भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एजेंसी है सोशल चेंज लाने में। लॉ के जरिए हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं और ऐसे चेंजेस आए भी हैं। पुराने जमाने में छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती थी, सोसाइटी में कानून बना कि छोटे बच्चों की मैरिज नहीं हो सकती। चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेनिंग एक्ट 1929 में बना, 1929 में। इसका इफेक्ट क्या हुआ? लॉ के जरिए से सोसाइटी में चेंज आ गया। चेंज क्या आया? अब छोटे बच्चों की मैरिज नहीं हो पा रही थी, नहीं होना मना हो गया था। उसी प्रकार से सोसाइटी में एक कुरीति थी कि विधवा जो है उसकी री मैरिज नहीं हो सकती, विडो री मैरिज नहीं हो सकती। लॉ आया सोसाइटी में, कानून बना वुमेन विडो री मैरिज एक्ट, और उस एक्ट के जरिए क्या बोला गया कि वुमेन की भी री मैरिज हो सकती है जो विडो है। इससे क्या हुआ? सोसाइटी में चेंज आ गया। कानून बनकर सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए हैं। कानून बना अभी आईटी एक्ट 2000 और सोसाइटी में चेंज आ गया, कोई आईटी साइबर क्राइम नहीं कर सकता। अर्थात सोसाइटी में लॉ इज वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिंगिंग द सोशल चेंज। नेक्स्ट इज, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज लॉ प्रोवाइड्स जस्टिस। जस्टिस मीन्स समथिंग विच इज जस्ट, इक्विटेबल। तो लॉ जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करवाने में बहुत हेल्प करता है। कानून है तो हमें जस्टिस मिलेगा, कानून नहीं है तो हमें जस्टिस नहीं मिल सकता। आज कानून बना है कि कोई मेरी डेफामेशन नहीं कर सकता, मुझे कोई गालियां नहीं दे सकता। कोई देता है तो मैं कानून की शरण लूंगा और कानून मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे जस्टिस दिलाएगा। अर्थात इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉ दैट पीपल्स आर एबल टू गेट जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द authorities. Otherwise, if there would be no law, justice would be just imaginary. We can't even imagine the justice also. Then law keeps the everyone safe. Law की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि सभी को सेफ रखता है, सभी को बिल्कुल सेफ रखता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। दिस इज द अदर फीचर ऑफ लॉ, अदर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मेरे दोस्तों लॉ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं लॉ के जरिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के राइट, बहुत सारे राइट्स मिले हैं। और लॉ जो है वो हमें हमारे ह्यूमन राइट्स देता है। हमें चलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। कैसे हमें अधिकार मिले हैं? पहले ऐसे अधिकार नहीं मिलते थे।
पहले ऐसे अधिकार नहीं मिलते, अब क्यों ऐसे अधिकार मिल रहे हैं? क्योंकि लॉ ने, क्योंकि कानूनों ने हमें प्रोटेक्ट किया है, लॉ ने हमें हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। अगर कोई हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेट करने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। व्हाट डज इट मीन? कि लॉज प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटीज। देन इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क और रूल्स फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट अमंग इंडिविजुअल्स। मेरे दोस्तों, सोसाइटी में डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं। जब दो लोग होंगे उनमें कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। अपने अपने विचार हैं, सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो कन्फ्लिक्ट तो होंगे होंगे। ज़मीन को लेकर विवाद होंगे, और भी बहुत से विवाद हो सकते हैं सोसाइटी में। तो उन विवादों को रिजॉल्व करवाना भी जरूरी है, तभी तो सोसाइटी अच्छे से पीसफुल तरीके से रन कर पाएगी। अगर विवाद ही होते गए और वो रिजॉल्व भी नहीं हुए तो कैसे होगा? तो जो लॉ है वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है, हमें रूल्स देता है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच जो विवाद हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। तो दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। तो मेरे दोस्तों, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे लॉ के टाइप्स क्या है। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं टाइप्स या काइंड्स की बात करूं लॉ के, तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से काइंड्स बताए हुए हैं। सबसे पहले हम जनरली स्कॉलर्स के व्यू ज़्यादा जानेंगे, स्कॉलर्स ने क्या क्या काइंड्स बताए हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स या काइंड्स को अच्छे से एक एक करके बहुत से टाइप्स को कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं हॉलैंड की बात करूं जो कि पॉजिटिविस्ट थे, हॉलैंड ने क्या बोला कि लॉ दो प्रकार का हो सकता है, या तो म्युनिसिपल लॉ मतलब एक जो कंट्री के अंदर जो लॉ बनाया जाता है, एक कंट्री में जो कानून एप्लीकेबल होता है, दैट इज द म्युनिसिपल लॉ। और दूसरा लॉ है, इट कैन बी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनाया जाता है, अर्थात जो टू स्टेट्स के रिलेशन को रेगुलेट करता है। वहीं पे साल्मन ने बोला कि लॉ कैन बी नेचुरल लॉ, कस्टमरी लॉ, कन्वेंशनल लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। लॉ जो है वो नेचुरल हो सकता है, नेचुरल लॉ जो कि बेसिकली रिलीजन से कहीं ना कहीं डील करता है, कस्टमरी लॉ कस्टम के अनुसार लॉ बनाया जाता है, कन्वेंशनल लॉ जो कन्वेंशन के ऊपर बेस करता है, सिविल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। वहीं पे मैकाइवर बोलते हैं लॉ कैन बी इधर नेशनल लॉ और इट कैन बी इंटरनेशनल लॉ। नेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ बात एक ही है, जो एक कंट्री का नेशनल लॉ है कि नेशनल का लॉ है, और इंटरनेशनल लॉ जो 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 कंट्रीज के बीच आपस में अप्लाई होता है। तो ये जनरल एक स्कॉलर्स की क्लासिफिकेशन है। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन लॉ, काइंड ऑफ लॉ वन बाय वन। तो सबसे पहले जो काइंड या टाइप है वो है नेशनल लॉ। नेशनल लॉ जैसे कि नाम ही बताता है कि एक कंट्री का लॉ। नेशनल लॉ को मेरे दोस्तों इसको म्युनिसिपल लॉ भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ म्युनिसिपल लॉ। मैकाइवर और हॉलैंड बोथ क्लासिफाइड द लॉ इन बिटवीन द classify the law as national law and international law. The national law is that law which is made for the people of a country which regulates the people of a nation, जो एक नेशन के लोगों को रेगुलेट करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया में हमारा इंडियन पिनल कोड है जो इंडिया के लोगों को रेगुलेट करता है, ये नेशनल लॉ है। इंडिया में CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये नेशनल लॉ है। इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो नेशनल लॉ है। इंडिया में हमारे पास मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, हमारे पास देन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, लेबर लॉज बने हुए हमारे पास। इंडिया के लोगों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कानून है, एविडेंस एक्ट है, और ये सारे एक्ट नेशनल लॉ हैं जो इंडिया के लोगों को के लिए बने हुए हैं, इंडिया के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, नेशनल लॉ है। वहीं पे दूसरी क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ नेशंस, लॉ ऑफ नेशंस बोलते हैं। ये एक ऐसा लॉ है जो एक कंट्री के लोगों को रेगुलेट नहीं करता, ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को रेगुलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल UN चार्टर, जो UN चार्टर बना हुआ है, ये कोई किसी एक कंट्री का चार्टर नहीं, ये पूरे UN कंट्रीज़ का, वेरियस कंट्रीज जो वर्ल्ड की है उनका चार्टर है, सभी को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारे पास जिनेवा कन्वेंशन है, जितनी कंट्रीज उसको साइन किया सभी को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। बहुत सारी ऐसी कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन है, बच्चों के लिए कन्वेंशन बनी है, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो सभी कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है।
तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो वेरियस कंट्रीज को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल लॉ मेरे दोस्तों पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी हो सकता है और ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी हो सकता है। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब है जो वेरियस कंट्रीज को रेगुलेट करेगा, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मतलब है जो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करेगा। आप इन बातों को ध्यान में रखें। अब अगला है सिविल लॉ। तो अगला जो टाइप है लॉ का, या अगली जो काइंड है वो है सिविल लॉ। सिविल लॉ वो लॉ है जो एक देश में सिविल मैटर से डील करता है, क्रिमिनल मैटर से डील नहीं करता, सिविल मैटर से डील करता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, सिविल लॉ में जो पार्टीज होती हैं दो, एक प्लेंटिफ होता है जो केस करता है और एक डिफेंडेड होता है जिसके ऊपर केस किया जाता है। दो पार्टीज होती हैं सिविल लॉ में, एक प्लेंटिफ जो केस करता है और डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया जाता है। सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है जो सिविल मैटर्स को रेगुलेट करता है कंट्री में, क्रिमिनल के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। अब मैं बता दूं जो सिविल लॉ है इट कैन बी पब्लिक लॉ, इट कैन बी प्राइवेट लॉ। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो सिविल लॉ है ये या तो पब्लिक हो सकता है और या तो ये प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक सिविल लॉ का मतलब क्या है, एक ऐसा सिविल लॉ जो लोगों के और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को रेगुलेट कर रहा है। पब्लिक सिविल लॉ इज दैट सिविल लॉ विच रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द public and government, and private civil law is that law which regulates the relationship between the individual, that is individual and government, and that is individual. पब्लिक सिविल लॉ की मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पब्लिक सिविल लॉ का एक एग्जांपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, पब्लिक सिविल लॉ का एग्जांपल है। वहीं पे प्राइवेट सिविल लॉ का एग्जांपल दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन जो लोगों के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, तो दिस इज अबाउट द सिविल लॉ। इसके अलावा एक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज आल्सो टाइप ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक ऐसा लॉ जो कहीं ना कहीं क्राइम से डील करता है, जो सोसाइटी में क्रिमिनल मैटर्स को रेगुलेट करता है। और यहाँ पे इस लॉ में जो दो पार्टीज होती हैं, एक केस करने वाला और एक जिसके ऊपर केस होता है, एक पार्टी होती है स्टेट और दूसरी पार्टी होती है एक्यूज्ड वो पार्टी है जिसने क्राइम किया है, जिसने क्रिमिनल एक्ट किया है, जिसके ऊपर केस चला हुआ है। और स्टेट वो है जो कि एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके साथ क्राइम किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं, सिविल लॉ में जो पार्टीज थी वो दोनों ही इंडिविजुअल्स थे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों इंडिविजुअल थे सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल लॉ में एक स्टेट होता है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ क्राइम हुआ है। अगर मान लो मैंने किसी का क्राइम कर दिया, तो जिसका क्राइम हुआ है वो उसके अगेंस्ट क्राइम नहीं माना जाएगा, वो पूरी सोसाइटी, पूरा स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाएगा। अगर ए ने बी का मर्डर किया तो ए ने बी का मर्डर तो किया ही किया, अब ये माना जाएगा वो मर्डर तो पूरे स्टेट का हुआ है। अब बी नहीं केस फाइट करेगा, बी का मर्डर हो गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आके जाएगा, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, स्टेट का नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में एक बंदा हिमाचल प्रदेश के दूसरे बंदे को मर्डर कर देता है, तो केस कैसे पड़ेगा, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस ए जिसने मर्डर किया हुआ है, स्टेट का नाम आएगा। क्यों स्टेट का नाम आएगा, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट स्टेट के अगेंस्ट एक्ट माना जाता है, सिविल एक्ट में ऐसा नहीं था। तो क्रिमिनल लॉ में एक स्टेट होता है कि एक्यूज्ड होता है। क्रिमिनल लॉ ऐसा लॉ है जो क्रिमिनल मैटर्स को कंट्री में रेगुलेट करता है। इसके बाद पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जैसा कि नाम बता रहा है हमारा, पर्सनल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर बेस करता है, जो रिलीजन के लोगों को रेगुलेट करता है। हिंदुओं में बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इंडिया में हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ इज दैट लॉ विच ड्राइव्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम द रिलीजन ऑफ द पीपल, एंड इन इंडिया देयर कैन बी डिफरेंट पर्सनल लॉज लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ एक्सेट्रा। आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कभी कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं सब्सटेंटिव लॉ। मेरे दोस्तों एक बात आपको बता दूं, एक जो कानून है ना, अगर वो एक टाइप में आ गया तो ये मत समझना वो दूसरे टाइप में नहीं आएगा। एक कानून पब्लिक लॉ भी हो सकता है, वही सब्सटेंटिव लॉ भी हो सकता है, वही क्रिमिनल लॉ भी हो सकता है। मतलब कानून जो है, अगर मैंने पब्लिक लॉ या प्राइवेट लॉ या क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कानून सिविल लॉ हो गया वो किसी और में नहीं आएगा, वो किसी और टाइप में भी आ सकता है। जैसे गवर्नमेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वही गवर्नमेंट फेडरल भी हो सकती है, वही गवर्नमेंट पार्लियामेंटेरियन भी हो सकती है, वही गवर्नमेंट
जो है वो उसका कोई टाइप भी हो सकता है, वैसे ही इसमें है। एक लॉ अगर इस कैटेगरी में आ गया तो इसमें भी आ सकता है। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ ऐसा लॉ है जो हमें लोगों के राइट्स, लोगों की ड्यूटीज बताता है। एक ऐसा लॉ जो हमें लोगों के राइट्स और ड्यूटीज बताता है। सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी क्राइम की डेफिनेशन बताता है कि क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, चोरी का मतलब क्या होगा, मर्डर का मतलब क्या। जो लॉ हमें चोरी की डेफिनेशन देता है, मर्डर की डेफिनेशन देता है, वो सब्सटेंटिव लॉ होगा। जो हमें पुनिशमेंट बताता है कि चोरी करने पर क्या पुनिशमेंट मिलेगी, मर्डर करने पर क्या पुनिशमेंट मिलेगी, वो भी सब्सटेंटिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी पर्सन की राइट्स, ड्यूटीज, पनिशमेंट्स या डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम हमें बताता है। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे देश में, जैसे कि IPC, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड एक ऐसा कानून है जो हमें बताता है कि वेरियस क्राइम्स की डेफिनेशन क्या होगी, मर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, रेप की डेफिनेशन क्या होगी, चोरी की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मान लो मैंने किसी की बुक यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, क्या ये चोरी मानी जाएगी? और मैंने किसी की बुक उठाकर बिना उसकी परमिशन से ले गया और वहाँ घर जाकर अपने घर में पढ़ के फिर वापस रख दी, मैंने वापस जहाँ से ली थी, क्या ये चोरी मानी जाएगी? चोरी की डेफिनेशन क्या होगी? तो कौन बताता है? हमें IPC बताता है। वहीं पे IPC हमें बताता है चोरी की पनिशमेंट क्या होगी, मर्डर की पनिशमेंट क्या होगी, रॉबरी की पनिशमेंट क्या होगी। तो IPC कैसा लॉ हुआ? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है विच प्रोवाइड्स आर राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, पुनिशमेंट्स ऑफ द ऑफेंस, डेफिनेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी एक क्या है? ये भी एक तरह से हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास राइट है। अगर कोई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीच कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, हमारे पास राइट है। ये तो गया सब्सटेंटिव लॉ। अब यहीं से हम पढ़ेंगे अगला 7वां पॉइंट, प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है। जो लो हमें प्रोसीजर बता रहा है। क्या प्रोसीजर बता रहा है? कि हमने अपने राइट्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, अपनी ड्यूटीज कैसे ऑब्टेन करनी है। एक लो तो IPC है जो बताता है हमारी राइट्स, ड्यूटीज, डेफिनेशंस, पुनिशमेंट्स क्या है, ये बताता है IPC। वहीं पे CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये हमें बताता है कि हाँ अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको सजा कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे उसको अरेस्ट करेंगे, कैसे उसके ऊपर केस चलेगा, कैसे एविडेंस होंगे, कैसे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो CRPC बताता है। प्रोसीजर लॉ हमें ये बताता है कि जो क्राइम हुआ उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे किसी पर्सन को डील किया जाएगा। वहीं पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दिया हमारे पास राइट है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास राइट है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन केस कैसे किया जाएगा उसका प्रोसीजर हमें बताता है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, CPC। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक अभी कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दें। तो सब्सटेंटिव लॉ व्हिच डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज, गिव अस नॉलेज अबाउट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पर्सन, एंड प्रोसीजर लॉ व्हिच प्रोवाइड्स प्रोसीजर हाउ टू अचीव दैट राइट्स। इसके अलावा अगला टाइप है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ एक ऐसा लॉ है जो पब्लिक, लोग और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। मतलब लोगों के, पीपल्स के, पब्लिक के, और साथ में उसके पब्लिक के रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट के साथ, उनको रेगुलेट करता है, वो है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ मेरे दोस्तों, इसमें एक तो आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एक पब्लिक लॉ है। इसमें आ जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी एक पब्लिक लॉ है। इसमें आ जाएगा हमारा टैक्स लॉ। टैक्स, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, टैक्सेशन लॉ, वो भी इसमें आ जाएगा, पब्लिक लॉ में आ जाएगा। इसमें हमारा क्रिमिनल लॉ भी आ जाएगा बच्चों। क्रिमिनल लॉ में क्या था? एक पार्टी स्टेट होती थी, एक पार्टी इंडिविजुअल होते थे। किसने मर्डर किया, जिसका मर्डर हुआ वो मर्डर स्टेट का मर्डर माना जाएगा, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाएगा। तो इसलिए वो भी एक पब्लिक और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। तो पब्लिक लॉ इज दैट लॉ व्हिच रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल, एंड इट कैन बी, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्स लॉ। वैसे अगर मैं प्राइवेट लॉ की बात करूं तो प्राइवेट लॉ वो लॉ है जो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को आपस में रेगुलेट करता है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करता है। प्राइवेट लॉ में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाएगा, सेंट्रल एक्ट भी है इसमें, ठीक है। तो जब लोगों के आपस में रिलेशनशिप रेगुलेट करने का लॉ बनाया जाता है, दैट लॉ वुड बी प्राइवेट लॉ। आई होप मेरे दोस्तों आपको लॉ की क्लासिफिकेशन जो भी है ये सारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये 7 होगा, ये 8 होगा।
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अपनी सपोर्ट दें, हमारे लॉ विद ट्विंस ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।